मेरी गाड़ी बड़ी है। तो माई कार इज बिग, मेरा घर छोटा नहीं है। माई हाउस इज नॉट स्मॉल, उसका क्या नाम है? व्हाट इज हिज नेम या हर नेम। ओके, क्या यह चाय गर्म है? इज दिस टी हॉट, यहाँ पर क्या पानी गर्म नहीं है? Is the water not hot? Hello my dear friends, how are you? If you are fine, so I am also fine. And today in this video I am going to tell about be verb. Be verb guys, be verb एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर स्पोकन में यूज किया जाता है, स्पोकन करते इंग्लिश स्पीकिंग में यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बी वर्ब हमने समझाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए हैं, यहाँ पर आपको ये इंग्लिश में करना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर होता है, यहाँ पर आप लोग रूल पढ़े रहते हैं जिसके अंत में जब टेंस पढ़े रहते हैं, ता है, ती है, ते है आता है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लागू होता है। तो इसमें क्या आप लोग ता है, यहाँ पर ता है आया है, तो क्या यहाँ पर आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लागू करेंगे? नहीं। अप्लाई करेंगे? नहीं। यदि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये मिस्टेक हो जाएगा। तो देखिए ये कैसे, मतलब इंग्लिश में कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर दूध सफेद होता है, तो ये दूध सफेद होता है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसकी मतलब जो दूध है, मिल्क है, उसकी जो नेचर है ये सफेद है, यानी कि सफेद होता है। ये नहीं होता है कि कहीं और जब कंट्री में जाएंगे तो वहां पर दूध रेड हो जाएगा, मिल्क रेड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो दूध सफेद होता है, यानी कि मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। तो ये भी इज एम आर में बनेगा। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और जिसमें वर्ब नहीं लगता है, जिसमें क्रिया नहीं होती है, वो क्या होता है? वो इज एम आर में बनता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए दूध सफेद होता है तो मिल्क इज व्हाइट, यहाँ पर द न लगाइएगा इसके आगे। चीनी मीठी लगती है, चीनी मीठी लगती है, चीनी मीठी लगती है। ये भी चीनी का क्या है? नेचर है, एक तरह से उसका चीनी का नेचर है। चीनी मीठी लगती है। अब चीनी तीखी तो तीखा तो लगेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर चीनी मीठी लगती है तो शुगर इज स्वीट, क्या हो जाएगा? शुगर इज स्वीट। तो यही हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पर बी वर्ब जो है, बी वर्ब यहाँ पर हमने लिखा है इट शोज द स्टेट ऑफ बीइंग एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, और यहाँ पर द स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि होने की अवस्था, जो हमारी होने की अवस्था होती है उसको इसमें दिखाया जाता है इज एम आर से। तो देखिए ये बी वर्ब है क्या? बेसिकली बी वर्ब है क्या? तो बी वर्ब एक प्रकार की क्रिया है, इसका मतलब होता है होना। ओके, क्या होता है? होना होता है, हमारे होने की अवस्था को दिखाता है। तो ये बी वर्ब एक तरह से जानते हैं क्या है? फोल्डर है, फोल्डर है। वर्ब की क्या है? या फोल्डिटी किया फोल्डर। बी वर्ब क्या है? फोल्डर है, इसके अंदर अभी वर्ब है, यानी कि ये बेस फॉर्म है। ये क्या है? बी क्या है? बेस फॉर्म है। लोग कहते हैं ना बेस फॉर्म होती है, तो ये बेस फॉर्म एक्चुअली बेस फॉर्म ये बी है। ओके, जो यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि हम एग्जांपल में ले लिए यहाँ पर गो वेंट गॉन ले लिए, तो यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म तक होती है, लेकिन हम बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ही बताएंगे, फिफ्थ फॉर्म नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर गो वेंट गॉन एंड गोइंग हो गया। तो यहाँ पर ये जो गो है ये इसका बेस फॉर्म हो गया। क्या है? बेस फॉर्म हो गया। उसी तरह से ये जो बी है, बी भी क्या है? बेस फॉर्म हो गया। क्या है? बेस फॉर्म। इसके अंदर जो फोल्डर के अंदर जो होता है, फोल्डर जो होता है बी वर्ब के अंदर, बी वर्ब के अंदर प्रेजेंट को शो करने के लिए, प्रेजेंट को डिफाइन करने के लिए इज एम आर का यूज किया जाता है। इज एम आर का यूज किया जाता है। ये किसके अंदर होता है? बी वर्ब के अंदर होता है। अब देखिए यहाँ पर पास्ट को जब डिफाइन करना रहता है तो हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वाज और वर का यूज करते हैं। और जब फ्यूचर को डिफाइन करना रहता है तो यहाँ पर विल बी का यूज किया जाता है। ग्रामर में सेल बी भी होता है, सेल बी भी होता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में उसको यूज नहीं किया जाता है। तो हमको ग्रामर नहीं पढ़ना है, स्पोकन इंग्लिश पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग को बी यहाँ पर विल बी यूज करेंगे। ओके, तो देखिए इसका जो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट पढ़ेंगे, अभी पास्ट और फ्यूचर नहीं पढ़ेंगे। ओके, पास्ट और फ्यूचर नहीं पढ़ना है अभी हमको सिर्फ अभी प्रेजेंट पढ़ना है। तो प्रेजेंट का यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन लिखे हैं, पहचान।
पहचान लिखे हैं। पहचान को आप लोग क्या पहचानेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया है। यदि आप लोग ये पहचान नहीं याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वैसे ही पता चल जाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि होने की अवस्था और यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ पर ये भी पहचान जान लीजिए, ये भी पहचान जान लीजिए, तो कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, है, हूँ, हो, होता है, लगता है, तो ये सब जो वाक्य होता है इसके लास्ट में आता है, इस तरह का वर्ड जो है लास्ट में आता है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि इसका यहाँ पर इसका रूल बताते हैं। जैसे इज का प्रयोग कहाँ पर होगा, एम का प्रयोग कहाँ पर होगा, आर का यूज कहाँ पर होगा। तो चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं यहाँ पर इज एम आर का जो प्रयोग है किस किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इज का प्रयोग, यहाँ पर यूज ऑफ इज एम आर इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि इज एम आर का जो यूज है वो प्रेजेंट टाइम में किया जाता है। तो देखिए इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड एनी वन नेम के साथ करते हैं। तो देखिए एनी वन नेम में कोई भी नाम हो सकता है, सीता, गीता, मीता, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए कुछ भी हो सकता है एनी वन नेम में। फिर इस तरह से भी हो सकता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करके, जैसे माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई कजन, तो इस तरह से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एम का जो यूज है, एम का यूज जो है ओनली सब्जेक्ट आई के साथ करते हैं। किसके साथ, आई के साथ। एम का यूज सिर्फ आई के साथ करते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं। आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, सिर्फ आई, एम जो है आई के साथ ही यूज होता है प्रेजेंट में, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बी, यू, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम के साथ करते हैं। ओके, और इसमें देखिए सिंगुलर में दिस और दैट भी हो सकता है, दिस दैट भी हो सकता है, और इसमें दीज और दोज भी हो सकता है, दीज, दोज। ओके, ये सब यूज किया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं अब स्ट्रक्चर। और देखिए गाइस, इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसकी जो है प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे। मान लीजिए आप रूल तो सीख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ओके, तो ये हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए आपको बताते हैं स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल वाक्य जो होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है प्लस इज एम आर रखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट रखा जाता है। नीचे एग्जांपल दिया है, जैसे सब्जेक्ट में ही रख दिए, ही, यहाँ पर इज एम आर में से ही के साथ इज लगता है तो इज को रख दिए। यहाँ पर ये जो इनोसेंट है इसका मतलब होता है निर्दोष, ये है एडजेक्टिव, तो इसको रख दिए। यहाँ पर ही इज इनोसेंट, इनोसेंट मीन्स क्या होता है, निर्दोष। ही इज इनोसेंट यानी कि वह निर्दोष है। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव बनाएंगे उसी वाक्य का। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, तो देखिए एग्जांपल में लिखे हैं ही इज नॉट इनोसेंट, यानी कि ये यहाँ पर हम ही इज लिखे हैं, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पर ही इज लिखे हैं। क्या लिखे हैं, ही इज लिखे हैं। ही इज नॉट इनोसेंट यानी कि वह निर्दोष नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ही इज है तो इसे कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, यहाँ ज्यादा यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में। ही इज नॉट इनोसेंट यानी कि इसको जब कॉन्ट्रैक्शन आप यूज करते हैं तो स्पीडली आप बोल पाएंगे, स्पीडली और फ्लुएंटली बोल पाएंगे। तो देखिए ही इज नॉट इनोसेंट। तो यहाँ पर देखिए इज, यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंसेस है, प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पर ये निगेटिव नकारात्मक, ये अफर्मेटिव सकारात्मक। तो देखिए यहाँ पर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें रखना है इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखा है हमने ही, इज ही इनोसेंट, तो ये क्या हो गया, इज ही इनोसेंट यानी कि क्या वह निर्दोष है, इज ही इनोसेंट, क्या वह निर्दोष है। तो इसी तरह से होता है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, फिर डब्ल्यूएस फैमिली हो जाएगा। तो चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव और डब्ल्यूएस फैमिली वाला भी बता। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ही रखे हैं तो इसके अकॉर्डिंग इज लगेगा, तो सबसे पहले इज रखेंगे। तो इज ही इनोसेंट, इज ही नॉट इनोसेंट यानी कि वो क्या वह निर्दोष नहीं है। ओके, एक तरह से क्या जो आता है, क्या जब वाक्य के शुरू में आएगा, जैसे कि क्या वह निर्दोष है, क्या वह निर्दोष, क्या वह निर्दोष है। तो यहाँ पर क्या वह निर्दोष है, तो यहाँ पर ये क्या
वाक्य के शुरुआत में आया है, स्टार्टिंग में। तो क्या यहाँ पर इज ही इनोसेंट, इज ही इनोसेंट, तो यहाँ पर इज ही इनोसेंट हो रहा है, लेकिन यही जब क्या बीच में आएगा, क्या नहीं क्यों, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, निर्दोष के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्यों ज्यादा सुटेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए, क्या वह निर्दोष है, तो वह निर्दोष क्यों है। जब ऐसा वाक्य आएगा तो WH फैमिली का होगा। ओके, तो WH फैमिली का यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर लिखा है। WH फैमिली का वर्ड पहले यूज करेंगे, फिर उसके बाद इज एम आर, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, तो इस तरह से होता है। तो चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल आपको दे करके बताते हैं किस तरह से यूज करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेंटेंसेस ले लिए हैं, तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। मेरी गाड़ी बड़ी है, तो माई कार इज बिग, क्या हो जाएगा, मेरी गाड़ी बड़ी है, माई कार इज बिग। यहाँ पर लिखा है मेरा घर छोटा है, माई हाउस इज स्मॉल, क्या हो जाएगा, मेरा घर छोटा नहीं है, माई हाउस इज नॉट स्मॉल। लाइट चली गई है, फेस पर लाइट थोड़ा कम पड़ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा घर छोटा है, माई छोटा नहीं है, माई हाउस इज नॉट स्मॉल। यहाँ पर उसका नाम क्या है या उसका क्या नाम है, व्हाट इज हिज नेम या हर नेम। ओके, हिज या हर, लड़कियों के लिए हर का यूज किया जाता है, लड़कों के लिए हिज का यूज किया जाता है। यदि लड़कों का नाम पूछना हो तो व्हाट इज हिज नेम, लड़की का नाम पूछना हो व्हाट इज हर नेम। ओके, तो यहाँ पर देखिए, क्या यह चाय गर्म है, इज दिस टी हॉट, इज दिस टी हॉट। यहाँ पर क्या पानी गर्म नहीं है, इज द वाटर नॉट हॉट, इज द वाटर नॉट हॉट। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को और भी एग्जांपल लेकर के बताते हैं। क्या यह शर्ट तुम्हारा है, इज दिस योर शर्ट, दिस शर्ट इज योर्स, इस तरह से बनेगा। यह माइक है, दिस इज माइक। यह मार्कर है, दिस इज मार्कर। यह मार्कर नहीं है, दिस इज नॉट मार्कर। क्या यह मार्कर है, इज दिस मार्कर। क्या यह मार्कर नहीं है, इज दिस नॉट मार्कर। यह मार्कर किसका है, हुज इज दिस मार्कर। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस सीट कहाँ से इसका मतलब पाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसका प्रैक्टिस सीट आप लोग कहाँ से पाएंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को हमारा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, तो वहां से हमको मैसेज करना है, गिव मी प्रैक्टिस सीट। ओके, प्लीज गिव मी प्रैक्टिस सीट। तो हम आप लोगों को 60 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस सीट आप लोगों को सेंड करेंगे। ओके, तो उसको आप लोग क्या करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, और इस तरह से उसमें हम अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, लेकिन आपको 20 सेंटेंस उसमें से जो बेस्ट लगे उसको लिख लेना, 20 सेंटेंसेस। और उसको 20 सेंटेंसेस को क्या करना है, इस 5 वाले जो रूल है, 5 रूल, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली का जो 5 रूल है, उस तरह से आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। और एक बात और, इसको बोल बोल के ट्रांसलेट करना है, कॉपी पर नहीं, बोल के ट्रांसलेट करना है। आपको कॉपी पे नहीं लिखना है। ओके, कॉपी पर लिखिएगा, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, कॉपी पर लिखिए या ना लिखिए। कॉपी पर लिख करके भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए मुंह से बोल करके ट्रांसलेट करने की, तो आपकी जो स्पीकिंग है वो इम्प्रूव होती जाएगी। ओके, तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो। प्लीज टेक केयर एंड बाय।